रामनवमी पर जुलूस को लेकर बिहार के नालंदा में हुई हिंसा में 25 लोग घायल हो गए। यहां शुक्रवार शाम को निकाले गए जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, जिसके बाद भीड़ ने कई बाइक और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एक बस को भी फूंक दिया गया। दरअसल रामनवमी पर शुक्रवार को बजरंग दल ने विशाल जुलूस निकाला था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस शांतिपूर्वक शहर के बीच सड़क से गुजर रहा था। तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बजरंग दल का जुलूस जैसे ही बिहार शरीफ के गगन दीवान पहुंचा तो एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद जुलूस में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। आराम से आती थी, पैसे आ रही थी। अच्छा, अचानक उधर से रोड़ाबाजी स्टार्ट। पथराव होते ही भगदड़ मच गई और देखते ही देखते पूरा माहौल हिंसक हो गया। पत्थरबाजी से शुरू हुआ विवाद यहीं नहीं रुका। इसके बाद उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान उपद्रवियों को जो भी मिला उसे वो आग के हवाले करते चले गए और हर तरफ हो हल्ला शुरू हो गया। देखते ही देखते हिंसा की आग शहर के अन्य इलाकों में भी फैल गई। कई जगह कानून व्यवस्था फेल होती दिखी। इस दौरान कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को भी जला दिया गया। इसके बाद रामचंद्रपुर स्थित मदरसा अजीजिया स्कूल में भी आगजनी की गई। बताया जा रहा है कि हिंसा और आगजनी के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। इस बीच पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू करने की कोशिश शुरू हुई। हमारा पूरा प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना और अपील कर रहे हैं हम लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 ऐसा आपने सुना कि लागू कर दिया गया। हालात को देखते हुए नालंदा में धारा 144 लगा दी गई और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हम लोग सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से निकलवा रहे हैं। एग्जैक्ट पता चलेगा क्या घटना हुई थी और उसके आधार पर चिन्हित करके सभी जितने लोगों ने उपद्रव किया किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया। शुक्रवार को उपद्रवियों ने एक गोदाम को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी के कई घंटे बाद भी इस गोदाम में लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। गोदाम में कई घंटे बाद भी रुक रुक कर आग भड़कती रही। गोदाम के आसपास की दुकानों में भी आगजनी की गई, जहां लोग धुएं के गुबार के बीच अपना रहा सहा सामान सहेजते दिखाई दिए। हालांकि कुछ दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से खाक हो गया। दुकानदारों के मुताबिक आगजनी से पूरे कॉम्प्लेक्स में 5 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। 6 बजे शाम से जो आग लगना चालू हुआ, अभी तक आग नहीं बुझा। कितने का नुकसान हुआ? इस कैंपस में टोटल 5 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें रात भर जुटी नहीं। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन गोदामों से धुएं का गुबार निकलना नहीं थमा। आग जो लगी थी उसको हम लोगों ने बहुत हद तक नियंत्रित कर दिया है। अब कुछ धुआं है जिसको हम लोग एग्जॉस्टर्स के माध्यम से भी निकाल रहे हैं। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग दूसरा कुछ तकनीक का प्रयोग करेंगे। उपद्रव में कितनी आगजनी की गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए 10 जगहों पर 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाना पड़ा। नालंदा में शुक्रवार को हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई दुकानों में आगजनी के साथ लूटपाट भी की। इस बीच एक शोरूम में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसीलिए आज पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो सड़क पर, कह लीजिए कि पूरा जो शहर है वो छावनी में तब्दील हो गई है, उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर घटना घटी थी। देखिए नालंदा जो एडीएम है, वो जिला प्रशासन नालंदा की जो तमाम जो गाड़ी को आप देख रहे हैं, अहले सुबह से ही सड़कों पर इस तरह के मार्च पुलिस द्वारा की जा रही है। नालंदा में हिंसा की आग भले ही थम गई हो, लेकिन जिन जगहों पर आगजनी हुई वहां आज भी धुआं ही धुआं दिखाई दिया। तकरीबन 12 से 16 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी जो राख है, राख में तब्दील हुई सामान है और साथ साथ आगजनी इस तरीके से की गई है, ऐसे ऐसे चीजों में आग लगाई गई है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो अभी तक आग बुझा रही है और देखिए धुआं किस तरीके से उठ रहा है। उपद्रवी इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए आज पूरे इलाके में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुछ उपद्रवी शोरूम में रखे टीवी भी ले जाते हुए नजर आए।
सीसीटीवी शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है, जब रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस बीच शुक्रवार को हुई हिंसा और आगजनी के निशान आज भी दिखाई दिए। जली हुई बस, खाक हो गई गाड़ियां और जली हुई दुकानें बता रही हैं कि नालंदा में हिंसा की आग किस तरह फैली थी। फिलहाल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं और हालात काबू में बताए जा रहे हैं। नालंदा से पहले बिहार का सासाराम भी शुक्रवार को दिन भर दंगे की आग में जलता रहा। रामनवमी के जुलूस से लौट रहे लोगों से मारपीट के बाद यहां हिंसा भड़क गई, जिसके निशान आज भी देखने को मिले। जिन इलाकों में हिंसा भड़की थी वहां दिख रहा तबाही का मंजर आज भी लोगों को डरा रहा है। दंगाइयों ने जिन घरों को आग के हवाले कर दिया था, उनमें रखा सारा सामान राख में तब्दील हो गया। जिंदगी की गाढ़ी कमाई राख में तब्दील हो जाने से लोग काफी परेशान दिखे। मेरा पूरी बाबू का सामान, बेटी का, 2 बेटी का दहेज का सामान सारा लूट के ले गए सब। सारे कपड़ा आग लगा के जला दी सब। मेरा घर को राखी बना दी सब। हम कहाँ जाए? सासाराम की हिंसा से प्रभावित लोग अब भी सहमे हुए हैं। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां आज सन्नाटा देखने को मिला। प्रशासन हालात सामान्य होने का दावा करता रहा, लेकिन डर के साए में जी रहे लोगों ने दुकानें तक नहीं खोली। फिलहाल हिंसा वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बिहार में हिंसा के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो गया। दरअसल अमित शाह को कल सासाराम जाना था, लेकिन हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया। हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम रद्द करने को बीजेपी का अंदरूनी मामला बताकर पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया। आग काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा पर सियासी बयानबाजी भी जारी रही। महागठबंधन ने रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि उनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाना चाहते हैं, उसके मंसूबा को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार तत्पर है और सरकार के रहते कहीं भी बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सारी साजिश अमित शाह के कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई। ये डरे हुए सहमे हुए जो लोग हैं, ये अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेलने का काम किया है। ये प्रायोजित इन लोग का था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस बीच हिंसा का एक और वीडियो सामने आया जो 31 मार्च का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिखा कि कुछ लोगों की भीड़ तेजी से एक हाउसिंग सोसाइटी के गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुई और फिर वहां आसपास के घरों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां घरों के अंदर लोग डर और दहशत से भर गए। सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए पत्थरबाजों ने वहां रखी कुर्सियों को भी उठाकर फेंका, जबकि कुछ पत्थरबाजों ने इमारतों पर जमकर पत्थर बरसाए। वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि दंगाई वहां सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते हों। इसके बाद दंगाइयों की भीड़ ने सोसाइटी के गेट को अंदर से बंद कर दिया और कुछ देर तक वहीं रहकर बाहर की तरफ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। जिस सोसाइटी पर दंगाइयों ने हमला किया था उसका नाम पंचशील बताया जा रहा है और सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के मुताबिक घटना दोपहर 1:15 बजे की बताई गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अब भले ही हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हों, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। लिहाजा पूरे इलाके में धारा 144 लागू रखी गई है और इसके लिए पुलिस की टीम हावड़ा के शिवपुर इलाके में जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि वो किसी भीड़ का हिस्सा न बने। 30 और 31 मार्च की हिंसा के बाद शिवपुर इलाके में अब जनजीवन सामान्य दिखा। बाजार खुले और लोग वहां खरीदारी करने के लिए भी पहुंचे। सड़क पर पहले जैसी भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी लोग अपने काम पर जाते नजर आए। वहीं सड़क पर जगह जगह भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात नजर आया।
ताज़ा तस्वीरें हैं उसी हावड़ा शिवपुर इलाके की, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जनजीवन जो है वो सामान्य हो रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से और प्रशासन की ओर से धारा 144 अभी भी लागू है। प्रशासन ने हालात सामान्य होते देख इलाके में इंटरनेट सेवाओं को भी शुरू कर दिया। इस बीच हावड़ा में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं, जबकि हिंसा फैलाने के आरोप में 37 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस पूरे इलाके में लोगों के घरों तक जाकर उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। साथ ही सभी लोगों को इस बात का भरोसा भी दिया जा रहा है कि हालात काबू में हैं और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। वहीं तनाव के इस माहौल के बीच आज जब बाजार खुले तो वहां कई दुकानों में हिंसा की तस्वीर भी दिखाई दी। दुकानों में हुई तोड़फोड़ नजर आई। दुकानों में लगे कांच पर पत्थरों के निशान भी साफ दिखाई दिए। इस बीच हावड़ा हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस से ताजा हालात पर चर्चा की, जिस पर राज्यपाल ने भी साफ कर दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस इलाके में राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांग ली। ममता बनर्जी ने भी राज्यपाल को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बीच हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई, जिन्होंने बीती रात से ही मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सीआईडी के अधिकारी गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी को घेर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में भी 2 पक्षों के बीच बवाल होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि चार मीनार इलाके में मस्जिद के बाहर जुलूस निकालते के वक्त बवाल हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। घटना 30 मार्च की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में दिखा कि मस्जिद के बाहर कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे थे और इस दौरान वो वहां से तेजी से निकला। इस दौरान कुछ लोग उस शख्स के पीछे भी भागे, लेकिन वो तेजी से दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के कुछ और लोग वहां जुट गए। दोनों पक्षों के लोग इसके बाद आमने सामने आ गए और फिर वहां जमकर लात घूंसे चले। वीडियो में दिखा कि बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट की वजह से वहां तनाव का माहौल बन गया था। सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई थी और हर तरफ अफरा तफरी नजर आई। बताया जा रहा है कि जुलूस निकाल रहे कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर बाइक के हॉर्न बजाकर और स्टंट करके शोर शराबा किया था, जिसके विरोध में ये घटना सामने आई। और देखते ही देखते मस्जिद के बाहर का पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई का दावा किया है। साथ ही इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर वाली सड़क से जुलूस निकालने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद भी वहां से जुलूस निकाला गया, जिसकी वजह से पहले तनाव फैला और फिर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इससे पहले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने भी रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली थी और इस दौरान उन्होंने भी विवादास्पद बयान दिया था। टी राजा इससे पहले भी अपने बयानों के जरिए कई विवादों की वजह बन चुके हैं। गुजरात, बंगाल और बिहार के बाद झारखंड के जमशेदपुर में भी रामनवमी के दौरान जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि जुगसलाई इलाके में शोभा यात्रा के दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसा हुई। पत्थरबाजी शुरू होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई और दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरसे। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए कि उन्हें संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। घटना ये हुआ कि उस साइड से पहले पथराव हुआ, हम लोग वहाँ से आदमी लोग आ रहा था तो उसके ऊपर पथराव किया गया।
बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत डीजे के साथ रामनवमी का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाने से हुई। प्रतिबंध का विरोध करते हुए लोगों ने पहले बाटा चौक में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद रेलवे ब्रिज को जाम कर दिया। इसके बाद सड़क पर टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जुग सलाई ग्वाला बस्ती के आसपास पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हंगामा शांत करने की कोशिश की। लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोगों को घरों से न निकलने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव को कुछ कम किया जा सका। वहीं प्रशासन ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का दावा भी किया। ड्रोन से नजर रखा जा रहा है, वीडियो कैमरा भी है, तो जो कुछ भी कोई उत्पाती तत्व के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस हिंसा में दंगाइयों ने सड़क से गुजर रही कई गाड़ियों को निशाना बनाया और पत्थरबाजी के दौरान दर्जनों गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है, पुलिस एक्टिव है, सिविल प्रशासन भी एक्टिव है, कोई इश्यू है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और 1 अप्रैल यानी आज से बहुत सारी चीजें बदल गई। इन बदलावों से आप पर सीधा असर पड़ सकता है। आज से सोने और चांदी की कीमत बढ़ सकती है। सोने और ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25% हो गया है। इसका मतलब यह कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी। आज से चांदी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़कर 15% हो गया है। आज से सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों की बिक्री होगी। इससे नकली या कम शुद्ध सोने की बिक्री पर रोक लगना मुमकिन हो पाएगा। आज से गाड़ी खरीदना भी महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहा है। इसके चलते कार कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आज पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं भी महंगी होने जा रही हैं। आज से स्मॉल सेविंग्स स्कीम की नई बढ़ी हुई ब्याज दरें भी लागू हो गई हैं। इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र जैसी योजनाएं आती हैं। आज से इनकम टैक्स का नया टैक्स रिजीम भी लागू हो गया है। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। आज से ही PF अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो अब 30% की जगह 20% TDS लगेगा। और आज से ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 15 लाख रुपए थी। आज से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। महिलाएं 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए इसमें जमा कर सकेंगी। राहुल गांधी 11 अप्रैल को वायनाड का दौरा करेंगे। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी कर्नाटक में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 11 अप्रैल को यहां चुनावी भाषण देंगे। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में राहुल गांधी के इस दौरे से कर्नाटक कांग्रेस काफी उम्मीद लगाए हुए है। मुंबई में आज से बिजली महंगी हो गई है। टाटा पावर, बेस्ट और अडानी पावर ने नई दरें लागू करते हुए 5 से 10% तक बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर 91.5 रुपए सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज से टोल टैक्स की नई दरें भी लागू हो गई हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे समेत कई बड़े हाईवेज पर कार चालकों को अब 10 से 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। वारिस पंजाब दे का मुखिया और भगोड़े अमृतपाल की हर दिन की गतिविधि की जानकारी पुलिस के पास पहुंच तो रही है, लेकिन जब तक पुलिस उसके पास पहुंचती है उससे पहले ही वो फरार हो जाता है और फिर पुलिस उसके अगले लोकेशन की तलाश में जुट जाती है। पिछले 14 दिनों से यही खेल चल रहा है। भगोड़े अमृतपाल सिंह और उसके नजदीकी सहयोगी पपल प्रीत का एक और CCTV वीडियो जी मीडिया के हाथ लगा है। इस वीडियो में दिख रहा शख्स पपल प्रीत है। ये वीडियो होशियारपुर के डेरा तब्बन साहिब तानुली गांव का है। 29 मार्च के इस वीडियो में पपल प्रीत को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये गांव तनौली है और ये तपवन जो है ये वो डेरा है। ये सिर्फ 2 किलोमीटर वहां से है। सड़क के अगर हम बाईं तरफ जाएं तो मनरैया गांव है और अगर दाईं तरफ आते तो ये तानुली जगह है। इसका मतलब साफ है कि पंजाब पुलिस जब अमृतपाल पर दबिश डाल रही थी तो वो महज कुछ दूरी पर एक डेरे में छिपे थे और पुलिस को भनक भी नहीं लगी।
जिसके बाद जब पुलिस को तपोवन डेरे के बारे में यह जानकारी मिली कि वहीं अमृतपाल और पपलप्रीत छिपे हुए हैं, तो पुलिस वहां छापा मारने के लिए पहुंची, लेकिन अमृतपाल तब तक वहां से फरार हो गया। और फिर 29 मार्च को ही अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह अलग अलग जगहों के लिए फरार हो गए। इससे पहले पंजाब पुलिस की टीम फोन लोकेशन के आधार पर होशियारपुर के मनाइया गांव में सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, जहां देर शाम तक मनाइया के रंधावा शुगर मिल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबिक कि अंदर एक मीटिंग चल रही है, जिस दे विच किसी बड़े सर्च अभियान नूं जिहड़ा कीते जाण दी उम्मीद की जा रही है। लगता है कि क्षेत्र जिहड़ा कि खास करके दूसरा इलाका है, इहदे विच किते ना किते जिहड़ा है सर्च अभियान किया जाएगा। प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अमृतपाल तक पहुंच रही सूचना को रोकना। अमृतपाल सिंह को कौन इस तरह की जो है वो जानकारियां दे रहा है? क्या कोई ब्लैक शिप, कोई जो ऐसा आदमी है जो अंदर का है, जो उसको पूरी नॉलेज बता रहा है? प्रशासन के लिए जानकारी देने वाले की खोज करना बेहद जरूरी है। वहीं पुलिस ने अमृतसर में अमृतपाल के गांव में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमृतपाल के गांव आने जाने वाले सभी रास्ते पर पंजाब पुलिस पूरी चौकसी से तैनात दिखी और हर एक गाड़ी की तलाश करती रही। पुलिस को शक है कि कहीं अमृतपाल वापस अपने गांव की तरफ न आए, और इसीलिए एहतियातन पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। अमृतपाल की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस पंजाब के 300 डेरों को खंगाल रही है। साथ ही पुलिस को एक अहम कामयाबी तब मिली जब पुलिस ने अमृतपाल के एक नजदीकी सहयोगी जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक जोगा सिंह को अमृतपाल का मोबाइल देकर भगाया गया था, ताकि पुलिस लोकेशन के आधार पर जोगा सिंह के पीछे पड़ी रहे और अमृतपाल आराम से फरार हो सके। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन से परेशान विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने धमकी देने का रास्ता अख्तियार किया है। खालिस्तानी आतंकियों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर वालों को धमकी देना शुरू कर दिया है। वहीं खालिस्तान के मामले पर आतंक फैलाने की कोशिश में जुटे अमृतपाल पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल के बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि अमृतपाल ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया और उसको हिम्मत मिली संघ और संघ समर्थित नेताओं के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से। उनकी हिम्मत कैसे होगी कहने की कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूंगा? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने सुना किसी के मुंह से बात। अशोक गहलोत ने उन सभी नेताओं और धर्मगुरुओं पर इशारों में हमला बोला जो अलग अलग मौके पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसे बयान से भारत विरोधी आवाजों को ताकत मिलती है और फिर वो देश को तोड़ने की बात करने लगते हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी ने मंदिरों में कुदरती श्रृंगार कर दिया है। चारधाम यात्रा इसी महीने की 22 तारीख से शुरू होनी है। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। भड़काऊ बयानबाजी मामले में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। रामनवमी के मौके पर आयोजित शोभा यात्रा में राजा सिंह ने लोगों को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का संकल्प दिलाया था, साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 49,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट बनाना सीखा था। आईपीएल के पहले मैच के बाद ही गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। घुटने की चोट के कारण स्टार खिलाड़ी केन विलियमसन पूरे सीजन से बाहर हो गए। बीते दिन कैच लेने की कोशिश में विलियमसन चोटिल हो गए थे। क्या गारंटी है कि सिख समुदाय के लोग दूसरी जगह पर सुरक्षित रह सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, अल्पसंख्यकों की जिंदगी नर्क से कम नहीं। पिछले कुछ सालों में 28 सिख व्यापारियों को पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। एमएनओ की रिपोर्ट के हवाले से पेशावर में स्वात और लाहौर से इस्लामाबाद तक अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत नहीं है। गुरुवार को ही अज्ञात बंदूकधारियों ने कराची के नामचीन आई सर्जन डॉक्टर बीरबल जेनानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीरबल जेनानी कराची महानगर निगम के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक थे। उनका समाज में अच्छा रसूख था, लेकिन इसके बावजूद वो टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। खबरों के मुताबिक जब वो रामस्वामी से अपने सहायक डॉक्टर के साथ गुलशन इकबाल की ओर जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया। उनके सिर में 2 गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। किशोर क्रांतिकारी हेमू कालाणी की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में सिंधी समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन एक गलती थी।
जबकि मोहन भागवत ने कहा कि अपनी जिद के कारण पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, लेकिन हम सिंध प्रदेश को नहीं भूलेंगे। हम उस सिंधु को नहीं भूलेंगे, हम उस सिंध प्रदेश को नहीं भूलेंगे। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे और अपना भ्रमण कहाँ कहाँ जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान के लोग भी विभाजन को बड़ी गलती मानने लगे हैं। ये विभाजन कृत्रिम है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत में सुख है और पाकिस्तान में दुख। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,994 नए मामले सामने आए। 2,994 नए मामले सामने आए। देश में पॉजिटिविटी रेट 2% के पार हो गया है। वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16,354 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कोरोना का असर देखने को मिला। भोपाल में आयोजित कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार समेत 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कार्यक्रम से पहले करीब 1300 कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नौसेना प्रमुख शुक्रवार रात को ही कॉन्फ्रेंस छोड़कर दिल्ली वापस लौट गए थे। अमेरिका के कई राज्य इस वक्त तूफान की मार झेल रहे हैं। पश्चिमी अमेरिका में आए भीषण बवंडर ने तबाही मचा दी है। ये बवंडर इलिनॉइस, आयोवा समेत कई राज्यों से होकर गुजरा और हर जगह कई घर तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बवंडर के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों का युद्धाभ्यास जारी है। रोमानिया में जारी इन मिलिट्री ड्रिल्स में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान शामिल हैं। इराक में उठे रेतीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी बगदाद में रेतीले तूफान की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकले। स्पेन के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग को बुझाने के लिए 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेस के मामले में मिली 1 साल की सजा पूरी करके आज जेल से बाहर आए। इस दौरान पटियाला जेल के बाहर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जो सुबह से ही नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की खुशी में पटियाला जेल के बाहर मौजूद थे। जेल से सिद्धू की रिहाई में वक्त जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जेल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से बाहर आने से पहले ही वहां उनके समर्थक ढोल नगाड़ों की धुन पर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। जेल के बाहर सिद्धू के समर्थकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालना भी मुश्किल होता जा रहा था। जेल के बाहर वाली सड़क पर भी सिद्धू के समर्थक जश्न मनाते दिखाई दिए। नवजोत सिंह सिद्धू के स्वागत के लिए पटियाला जेल के बाहर ढोल बजाए जा रहे हैं। वहीं सिद्धू के स्वागत के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां सुबह से ही मौजूद नजर आए। 1 साल बाद भी जेल से बाहर आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू सियासत करना नहीं भूले। सिद्धू पुराने अंदाज में ही सामने आए और सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है। माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अशरफ की आज प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसके लिए उसे प्रयागराज ले जाने के लिए प्रयागराज पुलिस बरेली पहुंची तो अशरफ की पत्नी और बहन भी वहां पहुंच गईं। और उन्होंने अशरफ के साथ प्रयागराज जाने की बात कही। अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा कि वो अपने पति के साथ प्रयागराज जाएंगी क्योंकि उन्हें डर है कि पुलिस अशरफ का एनकाउंटर कर सकती है। जी, साथ में जाएंगे हम लोग इलाहाबाद। अशरफ की बहन आयशा भी इस दौरान वहां मौजूद थी। आयशा ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ दोनों को निर्दोष बताया और सीबीआई जांच की मांग की।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करेंगे कि इस कांड की जो है सीबीआई जांच करा दी जाए। अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा ने गुहार लगाई कि अतीक अहमद और अशरफ की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए, क्योंकि पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। इंदौर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। इंदौर में एक युवक ने नशे में धुत होकर कई लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। कार बाइक सवार युवकों को रौंदते हुए आगे निकल गई और कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुणे के बारामती जिले में लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। मास्क लगाकर आए बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर पूरी दुकान पर अपना हाथ साफ किया और फरार हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैसेंजर बस चलते हुए अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हापुड़ में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शराब को यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में खपाने के लिए लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई दी और कहा कि भारतीय रेल अब विकास की रेल बन गई है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर हमला बोला और कहा कि विपक्ष का एक ही मकसद है, मेरी छवि को कैसे भी धूमिल किया जाए। कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में आयोजित तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। सलमान खान के बाद अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए। संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली और धमकी देने वाले शख्स ने संजय राउत को उनके मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर कहा कि तू दिल्ली में मिला तो तुझे AK-47 से उड़ा दूंगा, तेरा भी मुंह से वाला कर दूंगा। सलमान और तू फिक्स है, तैयारी करके रखना। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा मैसेज आने के बाद संजय राउत ने पुलिस को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। कल भी मुझे एक धमकी आई है, लेकिन मैंने उसका ज्यादा इश्यू नहीं किया, मैंने पुलिस को बता दिया है। संजय राउत की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद देश में लगातार हो रही बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इन दिनों जो फसल कटने लगती थी वो अब 1 सप्ताह बाद कटेगी। वहीं बारिश की वजह से गेहूं की पैदावार में भी भारी कमी आई और यूपी के कई जिलों में हालात बेहद खराब दिखे। शाहजहांपुर में बीती रात हुई बारिश के बाद यहां गेहूं की फसल जमीन पर पड़ी दिखाई दी। ओले पड़ने से गेहूं और सरसों के पेड़ टूट गए थे। राजस्थान के अलवर में भी बारिश और ओलावृष्टि से खेती को भारी नुकसान हुआ है। यही हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में इतने ओले गिरे कि यहाँ का नजारा कश्मीर जैसा दिखने लगा। सिर्फ गेहूं की फसल को ही नहीं, बेमौसम बारिश ने आम की फसल को भी बुरी तरह प्रभावित किया। आंधी बारिश की वजह से लखनऊ के मलिहाबाद के प्रसिद्ध दशहरी आम के फूल गिर गए हैं, जिसकी वजह से इस बार देश भर में लोगों को दशहरी आम खाने के लिए बेहद कम मिलेगा। आम यूँ समझिए कि एक आध कहीं दिखाई दे रहा है, वरना कहाँ से ले जाएगा कि 100% नुकसान। बेमौसम बारिश ने उत्तर भारत के किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। यूपी में भारी बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के 8 जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से 30% तक गेहूं की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। यहां 25% तक फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद शिवराज सरकार ने सर्वे कराकर मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी झज्जर और बहादुरगढ़ में बेमौसम बारिश का कहर बरपा। झज्जर में बारिश और ओलावृष्टि से 50% तक गेहूं की फसल बर्बाद होने का अनुमान है। वहीं बहादुरगढ़ में करीब 70,000 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई गई है, जिसमें 35,000 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बारिश से रबी की फसलें चौपट हो गई हैं। राजस्थान में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका सर्वे कराया जा रहा है
और सर्वे के आधार पर ही किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा।